हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो एक रिएक्शन से पहले समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? वाटर। ये हमने एक केमिकल इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीजें होती है इसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड जो भी चीजें ये क्या कहलाती हैं? प्रोडक्ट कहलाती हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट। भैया ये क्या है? प्रोडक्ट। अब एक चीज यहां पर देखो, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो सब्सटेंसेस हैं क्या इनका मास सेम है? क्या जितना मास रिएक्टेंट का क्या उतना मास प्रोडक्ट का है? क्या यहां पे चेक करो। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 U होता है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा? 2 U हो जाएगा। क्या यहीं पे नीचे लिख दो 2 U। एक ऑक्सीजन का 16 U होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 32 U। यहां पर लिख दे 32 U। ठीक है, अब यहां पे देखो वाटर जो है इसका मास कितना है? कैलकुलेट करोगे 16 इसका प्लस 2 इसका कितना? 18। तो इसका मास कितना यहां पे हो जाएगा? 18 U। अब रिएक्टेंट का अगर टोटल मास करो, ये जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट का टोटल अगर मास करो तो 2 + 32 कितना आ जाएगा आपका? क्या 34 हो जाएगा? क्या अब एक चीज देखो, रिएक्टेंट का जो टोटल मास आ रहा है वो 34 U आ रहा है, प्रोडक्ट का कितना आ रहा है? 18 U आ रहा है। और आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताओ जरा क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना ही मास किस में आना चाहिए? प्रोडक्ट में। भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि ये रिएक्शन चल रही है ना, ये केमिकल रिएक्शन ही तो है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है तो मास को न तो आप क्रिएट कर सकते हो इनको, न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो रिएक्टेंट और मास का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल है क्या? नहीं है। रिएक्टेंट कितने हैं? 34 U, प्रोडक्ट कितना है? 18 U। इसका मतलब ये बैलेंस है क्या? नहीं है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और एक जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, ये रिएक्शन होती है, उसे बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वही कहलाती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो तो ये कैसी रिएक्शन है? बैलेंस्ड की अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड। अब हमें इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? अभी हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान
मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब जितना मास रिएक्टेंट में उतना मास किसमें, प्रोडक्ट में। इसीलिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बात समझ में आई? ठीक, चलो देखो जरा यहाँ पे वही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट should remain same before and after a chemical reaction। मतलब हर एलिमेंट या हर सब्सटेंस का जो मास है वो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। बात समझ में आई? ठीक, चलो अब हम बैलेंसिंग करते कैसे हैं, बैलेंसिंग हम करते कैसे हैं? क्या भैया इनके मास हम इक्वलाइज करेंगे? क्या इनके हम मास इक्वलाइज करेंगे? नहीं, हम मास इक्वलाइज नहीं करते। हम यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं, जो रिएक्टेंट हैं, जो प्रोडक्ट हैं, इनके नंबर इक्वलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट में उतना अगर प्रोडक्ट में हो जाए तब तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी ना। जितना हाइड्रोजन इधर उतना हाइड्रोजन उधर, जितना ऑक्सीजन इधर उतना ऑक्सीजन उधर। अगर ये हो गया तो मास भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। मास भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। बात समझ में आई? तो हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, एलिमेंट्स के नंबर इक्वलाइज करके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड। क्या डायरेक्ट हम मास यहाँ पे बैलेंस करते हैं? क्या डायरेक्ट मास बैलेंस नहीं करते हैं, हम नंबर बैलेंस करते हैं, और नंबर बैलेंस कर देंगे मास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, चलो आगे बात करते हैं आखिर हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। जैसे हमने लिया एक रिएक्शन लिया है, देखो जरा कौन सी है। आयरन पे स्टीम पास करते हैं वाटर। ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, फेरिक फेरस ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, ये जो Fe3O4 है यहां पे FeO भी होता है और Fe2O3, ये दोनों के मिलने से बनता है Fe3O4। ठीक है, तो इसे फेरिक फेरस ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, चलो वो तो अभी हमारा काम की चीज नहीं है, अभी हम बैलेंसिंग सीखने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाहर क्या जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर जाती है। क्या बाहर जाती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ हुई, ठीक है, ऑक्साइड बना उसका, हाइड्रोजन गैस बाहर गई। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक रिएक्शन। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो क्या बैलेंस है, क्या आयरन इधर 1, इधर कितना 3, हाइड्रोजन 2, चलो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 और इधर कितना है 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमारे यहाँ बैलेंसिंग का जो मेथड है, हमारे यहाँ जो बैलेंसिंग का मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा है भैया, बोलो जरा? हिट एंड ट्रायल मेथड। मेथड ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, कौन सा मेथड है अपने यहाँ, बोलो जरा एक बार फिर से। हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, चलो हिट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब भैया क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब अगर हिंदी में बोले तो तुक्का मार मेथड। मतलब आपको क्या करना है, कोई नंबर हिट करना है और फिर ट्राई करना है कि वो सही है कि नहीं है। वही तो कह रहा है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, चलो तो भैया तुक्का मारने में तो हम आगे वैसे भी हैं, है ना। और देखो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है कैसे भी तुक्का मार दो। देखो कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट में अभी जैसे सिखा रहे हैं ऐसे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप करने लगोगे। स्टार्ट में क्या करना है आपको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जितने एलिमेंट हैं उनके नंबर लिखने हैं। जो एलिमेंट है उनके नंबर कितने हैं वो लिखना है किधर, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड।
चलो देखो जरा, जैसे यहां पे एलिमेंट, फिर रिएक्टेंट में उनके नंबर कितने हैं और प्रोडक्ट में नंबर कितने हैं। जैसे यहां पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है इस रिएक्शन में, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके नंबर लिखना है कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। चलो देखो जरा, आयरन जो है रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट में देखो कितना 1, प्रोडक्ट में देखो कितना है 3। हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट में देखोगे कितना है 2, प्रोडक्ट में भी कितना है 2। ऑक्सीजन इधर कितना है 1, इधर कितना है प्रोडक्ट में कितना है 4 है क्या, चेक करो जरा। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो लिख लिए हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, जो भी रिएक्शन दी गई उसकी हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। फिर सेकंड क्या करना है आपको, जो एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनके नंबर लिखने हैं। ठीक है, अब थर्ड से क्या करना है आपको, बैलेंसिंग शुरू करना है। ठीक है, और बैलेंसिंग में हमने क्या बताया, हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के नंबर बैलेंस करते हैं। जो एलिमेंट्स दिए गए यहां पर उनके नंबर बैलेंस करते हैं। और नंबर कैसे बैलेंस करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो कहां पे करेंगे, क्या इस सब्सटेंस या एलिमेंट के बाद या उसके पहले, तो उसके पहले हम इस नंबर पे, ये पोजीशन जो है, ये जो पोजीशन है, इन पोजीशन पे हमें क्या करना है, कोई नंबर ऐड करने हैं। और एक चीज ध्यान देना, बैलेंसिंग करते समय जो भी सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, उनके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो चेंज, लिख लो इसको, देयर शुड बी नो चेंज in the chemical formula of any substance during balancing। बैलेंसिंग करते समय किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब वाटर है यहाँ पे, जैसे वाटर है तो वाटर का यही फॉर्मूला होता है, फेरिक फेरस ऑक्साइड है तो यही होता है। ऐसा नहीं जैसे वाटर को हम बैलेंस करने चले जाएं, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने जाएं, इधर प्रोडक्ट में 4 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया भैया। क्या चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। अब क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। अब बैलेंसिंग करते समय सबसे पहले हम बैलेंस उस एलिमेंट को करते हैं जिसके नंबर ज्यादा हैं। सबसे पहले हम उस एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जिसके नंबर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, कहीं पर भी हो, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो, जिसके नंबर ज्यादा हैं सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसको क्या कर लें, बैलेंस कर लें। तो यहाँ पे बताओ कौन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, हमें लगता है ऑक्सीजन है। किधर, प्रोडक्ट साइड, कितने हैं, 4 है। रिएक्टेंट साइड हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो जरा, रिएक्टेंट साइड पहले चेक करो कितने हैं, 1 है, कहां पर है ये भी चेक करो। ठीक है, किसमें है, वाटर में। अब एक वाटर में 1 ऑक्सीजन है, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, हमें 4 ऑक्सीजन करना है। कितने ऑक्सीजन करने हैं, 4 ऑक्सीजन करने हैं। तो हम क्या कर दें, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से। अगर हम 4 वाटर के मॉलिक्यूल ले ले तो 4 ऑक्सीजन नहीं हो जाएंगे। 1 वाटर के मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन मिलेगा क्या। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब ऐसे नहीं कर देना भैया कि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम अलग से ऑक्सीजन लिख दे 4, ये भी नहीं होना चाहिए। ये जितने हैं इससे ना कम ना ज्यादा, इससे सब्सटेंसेस कम और ज्यादा नहीं होने चाहिए यहाँ पे। हाँ, उनके नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इनके नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं,
ठीक है, बट यहाँ पे कोई नया ऐड नहीं होगा। नहीं कह दो भैया हम यहाँ पे प्लस ऐसे कर दें, ऑक्सीजन ऐड कर दें ऐसे करके, गलत हो जाएगा ये भी। समझ में आया? जितने आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिए गए हैं उन्हीं में आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? ठीक, चलो अब हमने जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, मतलब हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन भैया हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए, जो हाइड्रोजन पहले से बैलेंस था वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, जब आप किसी एक सब्सटेंस को बैलेंस कर रहे हो तो आपको किसी दूसरे सब्सटेंस से मतलब नहीं होना चाहिए। जब आप किसी एक सब्सटेंस को बैलेंस कर रहे हो तो किसी दूसरे सब्सटेंस से मतलब नहीं होना चाहिए। उस समय केवल आपको उसी के बारे में सोचना है, भले दूसरा क्या हो जाए वहां पे अनबैलेंस हो जाए, फिर से उसको बैलेंस करेंगे हम, फिर से उसको क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। बात समझ में आई? चलो अब ये करने के बाद फिर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर लिखो आप। ठीक है, और देखो हमारा ये तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन उधर 4 इधर भी हो गया। अब जो हाइड्रोजन था, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन चेंज हुआ है। ठीक है, पहले 2 था, अब कितना हो गया, पहले 2 था, अब कितना हो गया, 4 2 जा 8। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। अब यहां पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, 2 3 4, तो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया क्या, 8 हो गया क्या? चलो तो अब यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम नेक्स्ट इसको बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। अब इस साइड रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, 8 है, प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। अब देखो कहां पर 2 है, यहां पर। अब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए। कितने चाहिए, 8। तो ऐसे ही हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 1 में 2 तो 4 में 8, 1 में 2 एटम तो 4 में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहां पर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? ठीक, चलो जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। तो हाइड्रोजन भी भैया हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। अब बचा कौन सा, केवल आयरन। कौन बचा, आयरन। अब रिएक्टेंट में कितना, 1, प्रोडक्ट में कितना, 3। हमें इधर 3 करना है। तो देखो आयरन है कहां पे, यहां पे, बेचारा अकेला है। डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो जाएगा। डायरेक्ट कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। हो गया काम। लिखो जरा यहां पे इसको। अब देखो इधर रिएक्टेंट में आयरन कितना, 3, प्रोडक्ट में भी कितना, 3। रिएक्टेंट इधर हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में कितना, 8, प्रोडक्ट में कितना, 8। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना, 4, प्रोडक्ट में कितना, 4। इस प्रकार हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, अभी बैलेंस्ड है। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग में क्या करना है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखना है, जो रिएक्शन दी गई उसका इक्वेशन लिखना है। ठीक है, वो लिखने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर कितने हैं, वो लिख देना है ऐसे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे बैलेंसिंग शुरू करनी है। और बैलेंसिंग करते समय सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जिसके नंबर वहां पे ज्यादा हो, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में। और एक चीज और ध्यान देना है कि फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। समझ में आया? ये ध्यान देना है। इसके अलावा वहां पे कोई नया सब्सटेंस ऐड नहीं होना चाहिए, कोई नया सब्सटेंस नहीं आना चाहिए। जितना रिएक्टेंट में जितने हैं, जितने प्रोडक्ट में है उतने ही होने चाहिए। नहीं पता चले किसी को आप बैलेंस करने के चक्कर में नया उसको अलग से ऐड कर दो। जैसे भी हमने ऑक्सीजन का बताया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए, पता चला हम 4 ऑक्सीजन अलग से ऐड कर दिए वहां पे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जितने सब्सटेंसेस हैं उन्हीं के नंबर आपको क्या करने हैं, चेंज करने हैं। ठीक, और फिर आपको क्या करना है, वैसे ही बैलेंसिंग करना है। कोई दिक्कत? स्टार्ट में आपको ऐसे करना है,
जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे आप डायरेक्ट बैलेंस करना। कैसे बैलेंस? डायरेक्ट बैलेंस, क्योंकि इसमें टाइम बचेगा। डायरेक्ट यहाँ पे जैसे है, मान लो डायरेक्ट देखते हैं कैसे, जैसे छोटी रिएक्शन लेकर चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। अब देखो इधर हाइड्रोजन 2, इधर कितने हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर कितने 1। हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितने 1। हमें कितना करना है? 2 करना है। क्या कर दें? यहां पे ऐड कर दें क्या? नहीं भैया, गलत हो जाएगा, वो फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूले में चेंज नहीं करना है बैलेंसिंग करते समय, ठीक है। तो भैया जो भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे जस्ट पहले करोगे आप, 2 कर दिए। और एक चीज हमने बताया, जब आप किसी एक एलिमेंट को बैलेंस कर रहे होगे आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहां जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो जो हाइड्रोजन है वो डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? अब 4 हो गए, 2 2 जा 4। यहाँ पे कितने? 2 हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 2 से, बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा और जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म होगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब चेक करो, मैग्नीशियम 1, ठीक है भैया। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, कितने से मल्टीप्लाई? 2 से, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे आप कितने हो गए? 2 हो गए। इधर कितने? 1 हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया। फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट NH3। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म होता है? NH3। ये क्या होता है? अमोनिया। इसको लिख लेना, ये अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। चलो बैलेंस करो। नाइट्रोजन कितने? 2, नाइट्रोजन कितने? 1, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन इधर कितने? 2 है, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 6। कैसे भैया? एक NH3 का मॉलिक्यूल है जिसमें कितने हाइड्रोजन है? 3। हमने यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लिए? 2। तो 1 में 3 तो 2 में कितने? 6 हो जाएंगे क्या भैया? यहाँ पे जो ये लिखा है 2, याद रखना ये नंबर बता रहा है, मॉलिक्यूल बता रहा है। वैसे तो मोल भी बताता है और भी चीजें बताता है, बट अभी आपको क्या सीखना है कि जो नंबर लिखा है ये उसके नंबर बता रहे हैं। जो ये नंबर लिखा है ये बता रहा है कि यहाँ पे अमोनिया कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल में 3, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? मात्र 2 हैं। प्रोडक्ट में कितने? 6। रिएक्टेंट में कितने? 2। तो रिएक्टेंट में हमें कितने करने हैं? 6 कर रहे हैं। अब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम? 2 है क्या? हमें 6 एटम करना है, मॉलिक्यूल नहीं, 6 एटम करना है, ठीक है। देखो ना, ये एटम है ना, 3 एटम यहाँ पे, 3 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के। तो टोटल एटम कितने हो गए हाइड्रोजन के? 6। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, हमें 6 करना है। कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से कर दें क्या? ठीक है। चलो चेक करो जरा, बैलेंस हो गई क्या? नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। हमारी रिएक्शन क्या हो गई? ये भी बैलेंस्ड हो गई। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। और भी ऐसे ही, जैसे सोडियम है, इसकी रिएक्शन वाटर से हुई, ये फॉर्म क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाहर क्या जाएगा? हाइड्रोजन। चलो चेक करो जरा, बैलेंस करो। इधर सोडियम 1, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं? 3 है। अब भैया इसको कैसे बैलेंस करें? ठीक है। अब एक चीज देखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब बैलेंसिंग करते समय किसी के नंबर 2 के मल्टीपल में ना आ रहे हो कहीं पर, और एक तरफ 2 के मल्टीपल में हो, दूसरी तरफ 2 के मल्टीपल में ना हो, तो जहां पर 2 के मल्टीपल में नहीं है, कोशिश करो कि सबसे पहले आप उसको 2 के मल्टीपल में कर लो।
कितने के मल्टीपल में? 2 के मल्टीपल में पहले आप उसको कर लो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहीं पर 2 के मल्टीपल में नहीं है, ये 2 के मल्टीपल में जा रहा है, यहाँ पे भी 2 के मल्टीपल में जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी इसको किस में करना है? 2 के मल्टीपल में करना है, ठीक है। तो देखो जरा, हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 के मल्टीपल में यहाँ पे भी हो गया, 2 के मल्टीपल में यहाँ पे भी, और 2 के मल्टीपल में यहाँ पर भी है। अब बैलेंस करो, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। इधर कितने हैं? 2 हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 दिखाई दे रहे हैं क्या? तो यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 2, 1, 2, तो 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 4। समझ में आया? तो 4 हाइड्रोजन के एटम इधर, 4 हाइड्रोजन के एटम इधर, तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक करो जरा। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 है। यहां पे भी चेक करो कितने हैं? 2 है, क्योंकि एक NaOH में, NaOH, और NaOH के कितने मॉलिक्यूल हैं? यहाँ पे 2 हैं। तो एक में एक ऑक्सीजन, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक, चलो। तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस। अब सोडियम चेक करो जरा। सोडियम यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब चेक करो, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2 सोडियम, 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हो गए। 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। चेक कर लो, ये सारी रिएक्शंस क्या हैं? बैलेंस्ड हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे। अगर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी गई है, क्या दी गई है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें कोई पॉली एटॉमिक आयन है। क्या है? पॉली एटॉमिक आयन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो पॉली एटॉमिक आयन, अभी डिस्प्लेसमेंट तो समझते नहीं होगी, आगे रिएक्शन आएगी तो वहां पे पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी गई है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस हैं, तो वहां पे उनको कैसे बैलेंस करना है वो हम बताते हैं इजी तरीके से, ठीक है। और देखो, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, ये नहीं, जैसे एल्युमिनियम ले लिया हमने, जिंक सल्फेट है, इसके साथ हमने ले लिया एल्युमिनियम। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहां पे बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 द होल थ्राइस, बाहर क्या चला जाएगा? जिंक चला जाएगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक, तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जैसे यहां पे, और वहां रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में पॉली एटॉमिक आयन लिया गया है, और रिएक्टेंट में भी सेम पॉली एटॉमिक आयन हो और प्रोडक्ट में भी सेम पॉली एटॉमिक आयन हो, मतलब उसमें कोई चेंज ना हो, जैसे सल्फेट यहां पर भी है, सल्फेट यहां पर भी है, तो यहां पर हम पॉली एटॉमिक आयन को डायरेक्ट बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करें और सल्फर को अलग बैलेंस करें। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम पॉली एटॉमिक आयन है तो हम उसको डायरेक्ट बैलेंस करेंगे पॉली एटॉमिक को पॉली एटॉमिक से। उसके अंदर एटम जो एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं उनको अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? ठीक, देखो जरा यहां पे जैसे चेक करो कितने सल्फेट हैं, एक सल्फेट, यहां पे सल्फेट कितना है, यहां पे सल्फेट कितना है 3, देखो ना SO4 द होल थ्राइस। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये 3 टाइम है। कितने टाइम है? 3 टाइम। तो यहाँ पे सल्फेट कितने हैं? 3। सल्फेट प्रोडक्ट में कितने? 3। रिएक्टेंट में कितने? रिएक्टेंट में कितने? 1। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें भैया? यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। तो हमारा जो सल्फेट है डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि एक जिंक सल्फेट में
एक ZnSO4, ये एक ZnSO4 में एक सल्फेट है, तो इसके अगर हम 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सल्फेट से सल्फेट बैलेंस हो गया, पॉलीएटॉमिक से पॉलीएटॉमिक बैलेंस हो गया। अब इजी हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे जिंक कितने हैं, यहाँ पे 3 हो गए जिंक, यहाँ पे कितना है, 1 है, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। कितना इजी हो गया। तो अगर पॉलीएटॉमिक आयन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो आप उसको डायरेक्ट बैलेंस करो। कभी कभी ऐसा भी होगा, ठीक है, कि जैसे मान लो यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, बाहर भी किसी में ऑक्सीजन होगा, बाहर भी किसी में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो उस ऑक्सीजन को आप अलग बैलेंस करोगे, लेकिन ये वाले ऑक्सीजन को आप उससे बैलेंस नहीं करोगे। अभी कहीं पे आएगा तो हम बताएंगे, ये क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, तो वहां पे हम आपको कोई क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, और भी बैलेंसिंग की कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3 द होल ट्वाइस, इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस करना है। अगर हमने जैसे बताया, अगर वैसे बैलेंस करोगे तब तो इजी हो जाएगा, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी बैलेंस करने में। हमने क्या बताया था कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कहीं पर कोई भी एलिमेंट 2 के मल्टीपल में नहीं है, तो सबसे पहले उसको आप 2 के मल्टीपल में करो। कितने के मल्टीपल में करो, 2 के मल्टीपल में करो। उसके बाद रिएक्शन को क्या करो, बैलेंस करो। तो देखो जरा यहाँ पे, ये तो 2 के मल्टीपल में आ रहे हैं, ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है, ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 के मल्टीपल में नहीं है। लेकिन हमें उसी एलिमेंट को 2 के मल्टीपल में करना है जो रिएक्टेंट में भी 2 के मल्टीपल में हो और प्रोडक्ट में भी 2 के मल्टीपल में हो। नहीं तो कह दो भैया यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये जो लेड है ये तो एक ही है, ये भी एक ही है, उसको नहीं। वो एलिमेंट्स जो 2 के मल्टीपल में रिएक्टेंट में भी हैं और प्रोडक्ट में भी हैं, और कहीं एक आध जगह वो 2 के मल्टीपल में नहीं आ रहे हैं, तो पहले उनको आप 2 के मल्टीपल में करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो और देखो, जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पे देखो 5 हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 और एक यहाँ पे कितने, 5। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, हो गया। ठीक, चलो आओ देखो, अब यहाँ पे लेड कितना है, 2, यहाँ पे लेड कितना है, 1, इधर लेड कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस साइड लेड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस साइड भी कितना हो गया, 2 हो गया। भैया अभी हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया था, वो तो डिस्टर्ब हो गया, फिर से ऑक्सीजन एक बार बैलेंस कर चुकी, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो हमने क्या कहा था, जब आप किसी एक सब्सटेंस को बैलेंस कर रहे होगे, दूसरे से मतलब नहीं होगा, भले उसको आप पहले से बैलेंस करके आए हो, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, और देखो जरा, अब यहाँ पे लेड 2 हो गया, लेड 2 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन में भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि एक लेड नाइट्रेट में 6 ऑक्सीजन था, PbNO3 द होल ट्वाइस। एक लेड नाइट्रेट में कितने ऑक्सीजन थे, 6। तो अगर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो इसके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर 12, ऑक्सीजन इधर कितना है आपका, 6 बचा, कितने बचे, 6। ठीक है, चलो और देखते हैं, आगे बैलेंसिंग करते हैं। अब एक चीज देखो जरा, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 जगह है, ऑक्सीजन कितनी जगह है, 3 जगह है। भैया बैलेंस कहाँ करें हम, ऑक्सीजन को कहाँ पे बैलेंस करें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, या यहाँ पे कर दें। 3 जगह ऑक्सीजन आ रहा है ना, हमें 12 ऑक्सीजन करने। ठीक है, 12 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब हमें इधर 6 है, हमें कितना करना है, 6 है, इसको कितने करने हैं, 12 करने हैं। तो क्या करें,
इसके अलावा भी नाइट्रोजन भी बैलेंसिंग करने के लिए बचा है। कौन बचा है? नाइट्रोजन। और यहां पर नाइट्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन है। तो क्यों ना भैया पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लें। किसको बैलेंस कर लें? नाइट्रोजन को बैलेंस कर लें, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ भी तो ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस कर लें तो कुछ ऑक्सीजन उसके साथ बैलेंस हो जाएगा। अगर बचेगा तो ये ऑक्सीजन अकेले में भी तो है, ऑक्सीजन अकेले में भी तो है, यहां नहीं करेंगे, अदरवाइज तो फिर से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बचा ये दोनों, ये दोनों। तो नाइट्रोजन में भी ऑक्सीजन, अकेले भी ऑक्सीजन है। अगर हम यहां पे बैलेंस कर देते हैं तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने जाएंगे, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेटर है पहले नाइट्रोजन को भी क्या कर लो? बैलेंस कर लो, उसके बाद ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना, क्योंकि ऑक्सीजन तो लास्ट में अकेले भी है, ऑक्सीजन तो लास्ट में अकेले भी है। और देखो जरा, नाइट्रोजन अगर यहां पे देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन थे? 2। तो ऐसे ही कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो कितने? 4। देखो जरा, कुछ बच्चों को हो सकता है इनमें प्रॉब्लम आए। PbNO3 द होल ट्वाइस, ये एक मॉलिक्यूल है लेड नाइट्रेट का। इसमें चेक करो, इसको पूरे में अंदर से मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो 2 हैं अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसमें कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। मॉलिक्यूल क्या? एटम। कितने एटम हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यार ऐसे हमने 2 मॉलिक्यूल लिए ना इस पूरे मॉलिक्यूल इसका कंपाउंड का, ठीक है। तो कितने नाइट्रोजन हो गए? 2 2 4। ये समझ में आया कि लेड नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन, तो लेड नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन? 4 नाइट्रोजन। तो 4 नाइट्रोजन उधर, 1 नाइट्रोजन इधर, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं। अब क्या चेक करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 2 कितना? 12। ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। चेक कर लो। अब देखो जरा, लेड यहाँ पे कितना? 2, यहाँ पे कितने? 2। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने? 4। ऑक्सीजन इस साइड पूरे में 12 है, इस साइड भी कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसको बैलेंस किया? लेड नाइट्रेट को। ये एक बार घर पे फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलो 1 2 और कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं आज की। चलो, जैसे मान लो FeSO4 है, फेरस सल्फेट, हमने इसको हीट किया, ये फॉर्म करता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करना है इसको, क्या करना है? बैलेंस करना है। चलो आओ देखो, आयरन यहां पे 1 है, आयरन यहां पे कितने हैं? 2 है। आयरन इस साइड 1, आयरन इस साइड कितने? 2। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। आयरन इधर 2 था, इधर 1 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे आगे सल्फर कितने हैं? 2। 1 यहां पे, 1 यहां पे। सल्फर कितने? 2। यहां पे भी देखो सल्फर 2 हो गए, क्योंकि 1 FeSO में 1 सल्फर, तो 2 FeSO4 है, कितने सल्फर हो जाएंगे? 2 सल्फर हो जाएंगे। तो हमारा आयरन बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है। इधर चेक करो, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, प्लस 3 ऑक्सीजन यहाँ पे। चेक करो 8 आ रहा है क्या? चेक करो 8 आ रहा है क्या? तो 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारा? 8 हो गया, ठीक है। तो 8 ऑक्सीजन यहाँ, 8 ऑक्सीजन यहाँ, 2 आपका आयरन यहाँ पे है, 2 आयरन यहाँ पे है, 2 सल्फर इधर, 2 सल्फर उधर। इस तरीके से हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। समझ में आया? ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी में लास्ट में दिया गया है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नहीं होगा तो उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस अलग से करवा देंगे, ठीक है। चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।